हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म आर के विद्यापीठ पर। कई सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं कि सर हमारे अच्छे नंबर होने के बावजूद भी हमारा जो CBT 1 है वो पास नहीं हुआ। और कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनके बहुत कम नंबर हैं लेकिन उनके नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा नंबर बढ़े हैं। ये कैसे हुआ, क्या रिजल्ट में धांधली हुई है, उन सारी बातों की चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। चलिए, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 72 मार्क्स हैं लेकिन उन बच्चों का फाइनल मतलब जो CBT 1 की कट ऑफ है वो पार नहीं हुई। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 32 नंबर हैं फिर भी उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया। देखो, यहां से मैं उन बच्चों के रिजल्ट के स्क्रीनशॉट तो मैं आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, लेकिन इसके पीछे का कारण भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में मैं एग्जाम डेट को लेकर करूंगा। रेलवे ने ऑफिशियल वेबसाइट में जो एग्जाम की डेट है वो रिलीज कर दी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहां रिलीज हुई है ना। तो आप लोग थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाओ आपके CBT 2 के लिए। देखो, यहां से मैं बात करूंगा, रेलवे ने CBT 2 की नहीं, साइको की जो डेट है वो भी आपके रिलीज कर दी है ना। तो सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। देखो, यहां से मैं अगर बात करूंगा ना, तो यहां से एक ये बच्चा है। अब देखो, नाम रोल नंबर वगैरह सब मैंने इस बच्चे का हटा दिया है ना, क्योंकि है ना। चलिए, अब यहां से इस बच्चे की अपन एनालिसिस करते हैं। ये बच्चा है जिसका पेपर हुआ था 16 फरवरी 2026 को। चीजों को समझना, बच्चों के मन में डाउट कहां पर आ रहा है उन चीजों को ध्यान से समझना। 16 फरवरी को इस बच्चे का पेपर हुआ। यहां से ये 75 क्या लिखा है भाई, टोटल पेपर में कितने सवाल थे? 75 सवाल थे, जिसमें से 2 सवाल यहां से इनवैलिड हो गए, मतलब वो सवाल गलत थे तो यहां से काट दिया। फिर यहां से टोटल सवाल कितने बचे? यहां से 73 सवाल टोटल बचे, मतलब उसका जो रिजल्ट है ना वो 73 सवालों को ही 100% मानकर बनाया गया है। चलिए, फिर यहां से इस बच्चे ने जो अटेम्प्ट किए हैं ना वो 36 सवाल अटेम्प्ट किए, यहां पर ये 36 है। इस बच्चे ने टोटल 36 सवाल इस बच्चे ने टोटल अटेम्प्ट किए हैं। आई बात समझ में? चलिए, जिसमें से इसके जो करेक्ट थे वो यहां से 33 थे, मतलब 33 इस बच्चे के सही थे, और यहां से गलत कितने हो गए? यहां से 3 गलत हो गए। फिर यहां से इस बच्चे का जो रो स्कोर था ना वो कितना निकल के आया? यहां से 32 निकल के आया। अब ये 32 किस में से निकल के आया? ये 75 में से निकल के आया भाई। टोटल मिलाकर 75 सवाल थे ना। देखो, 75 में से इस बच्चे के टोटल काट पीट के कितने नंबर आए मेरे प्यारे बच्चे? इसके 32 नंबर आए। लेकिन जब परसेंटेज निकाला, बात को समझना, जब परसेंटेज निकाला भाई, परसेंटेज ऐसे ही तो निकालेंगे ना, किस बच्चे के 32 नंबर आए, कितने में से? 75 में से। फिर यहां से गुणा करेंगे 500 से। परसेंटेज ऐसे ही तो निकालते हैं कि इस बच्चे के 32 नंबर आए 75 में से, और यहां से गुणा करेंगे 100 से। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चे ये बन रहा था 43.8, मतलब उस बच्चे के टोटल है ना 43.8 परसेंटेज बने हैं। मतलब इसी को अगर 100 में से निकालेंगे तो 100 का 43.8% कितना होगा? आप बोलेंगे सर 43.8 नंबर होंगे। मतलब यहां से अगर 75 में से बात करूं तो उस बच्चे के 32 थे, लेकिन यहां से अगर मैं 100 में से बात करूं तो उस बच्चे के नंबर 43.8 है। यहां तक अभी कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। ये सभी बच्चों के साथ में सेम चीज है। जो आपके साथ हुआ अभी तक उसके साथ भी कहानी यही की थी। चलिए, फिर यहां से कहानी पलटती है। कैसे? किस बच्चे का जो परसेंटाइल स्कोर है ना, अब ये परसेंटाइल अलग होता है। देखो, 2 चीजें होती है, परसेंटेज और यहां से परसेंटाइल। यहां से ये जो परसेंटाइल है ना, इसका मतलब ये होता है कि दूसरे बच्चों से तुलना की जाती है, फिर उस हिसाब से ये परसेंटाइल निकाला जाता है। आ रही बात समझ में? चलिए, जब इसके इस 43 नंबर की दूसरे बच्चों से तुलना की गई तो ये पाया गया कि इस बच्चे के नंबर बहुत बढ़िया ही दूसरे बच्चों से। मैं सारी बातें आपको सही बता रहा हूं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मतलब इस बच्चे के वैसे तो 43 नंबर आ रहे थे, लेकिन परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि अपन
इसके नंबरों को दूसरे बच्चे से तुलना करते हैं। 43 को दूसरे बच्चों के नंबरों से तुलना किया तो ये पाया गया कि इस बच्चे के बहुत अच्छे नंबर है, तो इसका जो परसेंटाइल स्कोर है ना वो 67 हो गया। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूले में क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं उन सबका भी मार्क्स इसमें डाले जाते हैं फॉर्मूले में, तो यहां से ये फॉर्मूला बन के तैयार होता है। तो इस बच्चे का जो परसेंटाइल स्कोर है ना वो 67 हो गया। यहां तक की बातें अभी तक आपको समझ में आ गई होगी। फिर यहां से लिखा है नॉर्मलाइजेशन स्कोर। अब नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या होता है? रेलवे ने अपना एक फिक्स फॉर्मूला दे के रखा है नॉर्मलाइजेशन का। आ रही बात समझ में? भाई ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अलग अलग एग्जाम में अलग अलग हो सकता है, तो रेलवे ने जो अपना फिक्स फॉर्मूला नॉर्मलाइजेशन का दे के रखा है, जैसे ही उस फॉर्मूले में उस बच्चे के नंबर डाले गए, बेटा ये काम सब है ना कंप्यूटर करता है। आप ऐसे सोच रहे होंगे ना कि ये काम किसी मनुष्य ने किया होगा, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। ये काम कंप्यूटर कर रहा होता है और कंप्यूटर कभी गलतियां नहीं करता, क्योंकि गलती इसके साथ करेगा तो वो बाकी के साथ भी करेगा, है ना। तो यहां से जो कंप्यूटर है उसमें फॉर्मूला सेट किया जाता है और उससे गलती नहीं होती। मनुष्य से गलती हो जाती है लेकिन कंप्यूटर से गलती नहीं होती। तो यहां से जैसे ही इस बच्चे के मार्क्स उस फॉर्मूले में डाले गए, तो यहां से ये कोई मनुष्य करता तो सोचता यार इतने नंबर कैसे बढ़ गए, लेकिन कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंप्यूटर को तो जैसे कमांड दे के रखा है उस हिसाब से वो आउटपुट निकाल देगा। जैसे इस बच्चे के मार्क्स को फॉर्मूले में पुट किया गया, तो इस बच्चे के नंबर बढ़कर कितने हो गए? 66.9 हो गए। मतलब सीधा इस बच्चे का जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें कितने मार्क्स बढ़ गए? 23.9 नंबर बढ़ गए। मतलब इस बच्चे के 24 नंबर बढ़ गए। आ रही बात समझ में? चलिए, और ये बच्चा हो गया, जहां पर ये बच्चा फेल हो रहा था वही बच्चा क्या हो गया? ये पास हो गया। और इसके नंबर भी बहुत अच्छे हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद वाले नंबर देखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर हैं। आ रही बात समझ में? चलिए, अब यहां से कुछ बच्चों के पेट में दर्द हुआ कि सर ये ऐसे कैसे बढ़ गए, तो यहां इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। फिर यहां से अपन चलते हैं, एक वो बच्चा जिसने टोटल 71 सवाल अटेम्प्ट किया और उस बच्चे के 65 सवाल सही थे। एक ये बच्चा था जिसके 36 ही सवाल सही थे, और यहां से एक ये बच्चा था जिसके 33 ही सवाल सही थे। एक ये बच्चा है जिसके टोटल मिलाकर 65 सवाल सही है। अरे बात समझ में? चलिए, फिर यहां से मेरे प्यारे बच्चे, इस बच्चे के 6 गलत हुए तो इसका रो स्कोर 63 नंबर हो गया। फिर यहां से वापस से मैंने क्या बताया? भाई इस बच्चे के 63 नंबर आए, कितने में से? 75 में से गुणा करेंगे अपन 100 से, तो यहां से कितना निकल के आ गया? ये 84% निकल के आ गया। मतलब 100 में से अगर बात करेंगे तो यहां से 84 नंबर उस बच्चे के आ गए। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई होगी। फिर यहां से परसेंटाइल स्कोर क्या होता है कि दूसरे से तुलना की जाती है। जब इस बच्चे के नंबरों को दूसरे से तुलना की गई तो इस बच्चे के नंबर में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ और यहां से परसेंटाइल कितना आ गया? 96 आ गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर यहां से रेलवे का जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है ना, उसमें इस बच्चे के नंबर डाले गए तो इस बच्चे के कुछ मार्क्स बढ़े ही नहीं। मतलब इसके रो स्कोर भी 84 था और इस बच्चे का नॉर्मलाइजेशन के बाद भी स्कोर 84 है। इस बच्चे के नंबर बढ़े ही नहीं, मतलब 0 नंबर इस बच्चे के बढ़े हैं। इस बच्चे की किस्मत सही थी कि ये बच्चा क्या कर गया? यहां से पास कर गया, है ना। अब ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिसमें बच्चे के नंबर कम भी हुए हैं, मेरे पास काफी ज्यादा ऐसे स्क्रीनशॉट है जिसमें बच्चे के नंबर बढ़े नहीं है, बच्चे के नंबर कम हुए हैं। अरे बात समझ में? चलिए, तो यहां से ऐसे बच्चे भी हैं। अब यहां से मैं इसका कारण आपको बता रहा हूं, एक सिंपल सा कारण मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां से अब यहां से कई सारी शिफ्ट होती हैं, तभी तो जाकर नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। अब यहां से एक शिफ्ट ऐसी है जो थोड़ी सी इजी है और यहां से एक शिफ्ट ऐसी है जो थोड़ी सी हार्ड है। अब इजी वाले में एक बच्चे के 65 मार्क्स आ गए। मान लो कोई बच्चा है, इजी शिफ्ट थी तो 65 नंबर फोड़ दिया, और यहां से एक हार्ड शिफ्ट थी
इस बच्चे के थोड़ा सा पेपर कठिन था तो इस बच्चे के 35 ही नंबर आए। फिर यहां से जब बाकी दूसरे बच्चों से कंपेयर किया गया तो यह पाया गया कि उस शिफ्ट में जितने भी बच्चों ने पेपर दिया था उन सब का जो एवरेज है ना वो 32 निकल के आ रहा था। फिर यहां से यह पाया गया कि यार इस बच्चे के तो 35 है, मतलब बाकी बच्चों से तुलना किया गया तो इस बच्चे के बढ़िया नंबर थे। तो यहां से जो नॉर्मलाइजेशन होगा ना वो अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन होगा और इस बच्चे के बढ़कर कितने नंबर हो गए, 65 नंबर हो गए, क्योंकि यहां पर ही नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला काम करता है। आ रही बात समझ में? कहां पर? जब आपके नंबर एवरेज मार्क्स से ज्यादा होते हैं ना तो आपके जो नंबर हैं वो बहुत अच्छे बढ़ते हैं। आ रही बात समझ में? तो इस बच्चे के साथ यही हुआ है, एवरेज से इस बच्चे ने ज्यादा स्कोर किया है ना। अब एक बच्चा वो है जो आपकी नजर में 65 नंबर लेकर आया है, लेकिन उस शिफ्ट का एवरेज देखा गया तो यहां से उस शिफ्ट का जो एवरेज था वो 65 नंबर था। बात को समझना है ना, मतलब यहां से इस बच्चे के 65 नंबर आए, आपकी नजर में इस बच्चे के अच्छे नंबर हैं, लेकिन इस बच्चे के नंबरों को तुलना किया गया बाकी बच्चों के नंबर से तो पता चला कि अरे इस बच्चे के ज्यादा अच्छे नंबर भी नहीं है, क्योंकि बाकी जितने भी बच्चे हैं ना उन सब के भी 65 नंबर है, मतलब पेपर का लेवल आसान होगा। फिर इस बच्चे के क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन में कुछ नंबर बढ़े ही नहीं, मतलब बढ़े ही नहीं, मतलब हो सके घट भी जाते हैं, है ना। फिर ये बच्चा सोचेगा कि इसके तो यहां से 20-22 नंबर बढ़ गए, इसके यहां से नंबर नहीं बढ़े। तो नॉर्मलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है बेटा एवरेज पर। अरे बात समझ में? अब यहां से मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि धांधली रिजल्ट में नहीं हुई। क्यों? उसका कारण मैं आपको बताता हूं। बेटा यहां से ये जो बच्चा है ना ये भी मेरा स्टूडेंट है, ये भी मेरा स्टूडेंट है, ये मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा है, और यहां से ये जो बच्चा है ये भी मेरा स्टूडेंट है, मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा है। अब आप मुझे बताओ भाई ये बच्चा कोई मंत्री का बेटा तो है ही नहीं भाई, ऐसा तो है ही नहीं कि किसी मंत्री का बेटा हो या फिर किसी बहुत बड़ी हस्ती का बेटा हो जिसने जुगाड़ लगाकर इसके नंबर बढ़वा लिए हो, ऐसा तो है ही नहीं। सरकार रेलवे क्यों इस बच्चे के नंबर में इतना मुनाफा करेगी? क्यों? क्या सरकार का दामाद है? नहीं है ना, मतलब एक फॉर्मूला सेट करके रखा है रेलवे ने, उस फॉर्मूले में जैसे इस बच्चे के नंबर डाले गए नॉर्मलाइजेशन बढ़कर इतने हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये स्कोर कार्ड किसी और का होता ना, मतलब जहां से मुझे थोड़ा सा संदिग्ध लग रहा होता कि हाँ यार हो सकता है कुछ है ना पैसे वैसे देकर कुछ रिजल्ट में कुछ करवाया हो, लेकिन ये बच्चा यार बहुत सिंसियर बच्चा था, है ना, इसका पेपर सच में कठिन आया था, इस वजह से इसके इतने नंबर बढ़े हैं, है ना। और ये जो बच्चा है मतलब बिल्कुल भी मतलब संदेह वाला नहीं है। आ रही बात समझ में? चलिए, और कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा मतलब ऐसे अमीर खानदान का, है ना, अमीर खानदान में पैदा हुआ बच्चा हो। अमीर खानदान में जो बच्चे पैदा होते हैं वो लोको पायलट का एग्जाम देंगे क्या, है ना। चलिए, और यहां से ये बच्चा है ये भी अपने स्टूडेंट है, सरकार को न तो इस बच्चे से लेना देना, न सरकार को इस बच्चे से लेना देना। तो यहां पर मुझे सब लगता है कि धांधली तो नहीं हुई है ना भाई। अगर इस बच्चे के इतने नंबर बढ़े, इससे अगर आप कंक्लूजन निकालेंगे ना तो मैं इसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि इस बच्चे को पर्सनली जानता हूं मैं, है ना, इस वजह से मैं यहां पर इस चीज का सपोर्ट नहीं कर रहा। क्योंकि यार ये तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, एवरेज से अगर नंबर कम होंगे तो ऑब्वियसली आपके भी नंबर कम होंगे, एवरेज से ज्यादा नंबर लेकर आएंगे तो आपके भी नॉर्मलाइजेशन में बढ़िया नंबर बढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? अब इस चीज को कैसे भी आप लोग ले सकते हैं, फिर भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताओ भाई क्या चीजें हैं क्या नहीं है ना। चलिए, अब यहां से जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, जिन बच्चों का एलपी सीबीटी 1 क्लियर हो गया, उन बच्चों के लिए मैं एग्जाम की डेट बता देता हूं। बेटा यहां से एक वेबसाइट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB। ये जो वेबसाइट है ना इसको आप लोग खुद भी देख सकते हैं, pib.gov.in, मतलब ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ये जो वेबसाइट है ना प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो pib.gov.in, ये एक केंद्र सरकार की वेबसाइट है जिसको केंद्र सरकार खुद चलाती है, अपनी स्कीम बताती है और आने वाले समय में क्या हो सकता है
वो चीजें यहां पर ये बताती हैं, ये वेबसाइट है ना। तो इस वेबसाइट में अगर आप लोग देखेंगे ना तो कई सारे डेट आपको मिलेगी, जिसमें से यहां पर आप लोग देखेंगे तो असिस्टेंट लोको पायलट CEN 1/2025 की यहां पर डेट इन्होंने दे के रखी है भाई। टोटल वैकेंसी 10,970 है, टोटल वैकेंसी 10,970 है। CBT 1 का जो पेपर हुआ वो 13 फरवरी से 11 मार्च तक CBT 1 का पेपर चला। बिल्कुल 11 मार्च को उन बच्चों का पेपर हुआ था जिनके सेंटर में कुछ दिक्कत आ गई थी ना, कुछ सेंटर में री एग्जाम भी हुआ था। चलिए फिर यहां से इन्होंने, मेरे प्यारे बच्चे, इन्होंने डेट दी है कि सेकंड स्टेज वाला जो एग्जाम है, इन्होंने डेट दी है कि 28 जुलाई को सेकंड स्टेज वाला एग्जाम हो जाएगा। और इसमें इन्होंने स्टार भी नहीं लगा रखा। देखो स्टार उस डेट के ऊपर लगा है जो टेंटेटिव हो, है ना, स्टार उस डेट के ऊपर लगा है। यहां से इस डेट के ऊपर कोई भी स्टार नहीं लगा, मतलब ये डेट टेंटेटिव नहीं है, ये फिक्स ही डेट है। आने वाले कुछ टाइम में देखना जो रेलवे है वो इसी डेट को लेकर एक अपनी वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन निकाल देगी, है ना। भाई रेलवे खुद कोई निर्णय नहीं लेती, आ रही बात समझ में, रेलवे खुद कोई भी निर्णय नहीं लेती। निर्णय मतलब सरकार का एक डिपार्टमेंट होता है ना, कब एग्जाम करना है कब नहीं करना, मतलब सारी जो इंफॉर्मेशन है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की वो इस वेबसाइट पर आ जाती है, यूं मान के चलो आप तो। चलिए तो यहां से ये जो डेट है ये ऐसे ही थोड़ी आ गई, सरकार ने इस पर डिस्कशन किया होगा, है ना, तब जाकर ये डेट निकली है। और यहां से इन्होंने लिख भी दिया कि 1,50,000 जो विद्यार्थी हैं वो इस डेट में पेपर देने वाले हैं, इन्होंने लिख भी दिया। फिर यहां से जो CBAT है ना, यहां से जो CBAT है उसकी भी डेट इन्होंने दे दी 30 अक्टूबर 2026, लेकिन इस पर स्टार लगा रखा है, मतलब ये डेट फिक्स नहीं है, ये आगे पीछे हो सकती है। और यहां से इस दिन कितने बच्चे बैठेंगे, 90,000 बच्चे इस दिन बैठेंगे। फिर यहां से अपन आगे की बात करेंगे तो DV की डेट इन्होंने नवंबर में दी है, और यहां से मतलब दिसंबर 2026 में क्या हो जाएगा, उन बच्चों की ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया डेट को लेकर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो बच्चों साई को पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो 2025 के लिए चाहे वो 2026 के लिए, तो अभी ये कोर्स बिल्कुल आपको अफोर्डेबल प्राइस, मतलब इससे कम हो ही नहीं सकती, है ना। इससे कम बेचने का मतलब ये है कि यूं मान लो कि फिर तो बर्बाद होना है, मतलब क्यों, क्योंकि साइको की जो टेस्ट है ना उसको चलाने के लिए लाखों रुपए का खर्च आता है, आ रही बात समझ में। तो इससे कम तो चला ही नहीं सकते, लेकिन नहीं तो फिर खुद की जेब से पूरा पैसा देना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि, है ना, एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसको खुद की जेब से अगर वो पैसा देगा तो फिर वो अपना घर भी तो चलाना ही है ना। चलिए तो यहां से ये मिनिमम वो रेट है जिसमें सिर्फ इस वेबसाइट का खर्चा ही निकल सकता है, इससे ज्यादा इससे कुछ भी नहीं होगा। चलिए लेकिन ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, ये जैसे ही आपका जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे फिर ये जो प्राइस है ये बढ़कर 1100, और ये 1100 से 1500 2000 भी होने वाली है ना। चलिए तो ये है साई को जो बच्चे देंगे 2025 के लिए, जो 2026 की तैयारी बच्चे कर रहे हैं। भाई ये वेबसाइट है, कहां से परचेज करें, RK विद्यापीठ saiko.com। भाई जो बच्चा 2026 LP की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा 2026 LP की तैयारी कर रहा है, आपको पता है कि आपके जो साइको का वेटेज है ना वो यहां से 50% है। अब यहां से जैसे आप मैथ पढ़ते हैं, जैसे आप रीजनिंग पढ़ते हैं, जैसे आप साइंस पढ़ते हैं, वैसे ही आपको साइको भी पढ़नी पड़ेगी, और अभी से ही पढ़नी पड़ेगी जो बच्चा 2026 वाले एग्जाम को लेकर सीरियस है। क्योंकि आप CBT 2 के बाद में साइको पढ़ेंगे ना तो फिर ये आने वाली वैकेंसी में तो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि 50% में अगर आपके बढ़िया नंबर नहीं आते हैं तो फिर आप वैसे ही आउट हो। और मेरे से जो बच्चा पढ़ेगा ना, मैं बता रहा हूं 50% में से उसके पूरे कंप्लीटली जितने भी नंबर का पेपर होगा वो 100% स्कोर करेगा, जो भी बच्चा मेरे से पढ़ेगा। क्योंकि ऐसा जो कंटेंट मैंने बनाया है ना
वो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। और वो अभी मैं उस कंटेंट को पब्लिक भी नहीं कर रहा, आने वाले टाइम पर उसको मैं पब्लिक जल्दी करूंगा, क्योंकि जो मार्केट में दूसरे कोचिंग वाले हैं उनको कॉपी करते टाइम नहीं लगता, तो इसको कंटेंट को थोड़ा सा मैं लेट ही पब्लिश करूंगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया कंटेंट है, बिल्कुल 100% मार्क्स दिलाने वाला कंटेंट है। तो जो बच्चा 2026 की वैकेंसी को लेकर सीरियस है, उनको सही को अभी से ही पढ़ना चाहिए, बाकी फिर आपकी इच्छा। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपका जो रिजल्ट है कितने मार्क्स से आप रहे, और आपको कुछ ऐसा लगता है क्या कि धांधली हुई है। नमस्कार।